Welcome to Defense Guru, a unit of Centurion Education Private Limited. So, students, as we were discussing about the socio-religious reforms of India, and we have covered Brahmo Samaj, Arya Samaj, and Ramakrishna Mission. Today, we will be moving forward to the next set, that is called Theosophical Society of India. See, Theosophical Society. Actually, this word Theosophical is made by two words, Theo plus Sophia. Theo means divine and Sophia means wisdom. एक बात कायदे समझ लेना, डिवाइन विजडम मतलब पवित्र ज्ञान को इसका मतलब होता है। ये जो मूवमेंट था इसकी एक यूनिक बात है। पहली चीज तो ये जान लेना, ये केवल और केवल एक भक्ति मूवमेंट था, इसमें कहीं से भी और कुछ नहीं था, ये कंप्लीटली एक भक्ति मूवमेंट था। दूसरी चीज, ये मूवमेंट इंडिया में नहीं शुरू हुआ था, इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में, और इसको शुरू करने वाले इंडियंस भी नहीं थे। इसकी शुरुआत 1875 में यूएसए में होती है। इसको शुरू किया था एक लेडी थी जिनका नाम था मैडम ब्लवास्की, और साथ ही साथ एक साहब थे, इनका नाम था कर्नल ऑलकट, कर्नल जेम्स ऑलकट। इन दो लोगों ने मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। ये बड़ा ही यूनिक मूवमेंट था। व्हाई? बिकॉज अभी तक इंडिया के रिलीजन को, इंडिया के कल्चर को कोई भी प्रेज नहीं कर रहा था वर्ल्ड में। खासतौर पे ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स तो इंडिया को यूजलेस बता रहे थे पूरी तरीके से। ये पहली ऐसी सोसाइटी थी जो इंडिया से बाहर बनी थी। इंडिया के लोग तो चलो अपने कल्चर के बारे में बताएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन एक बाहर की सोसाइटी, बाहर के लोग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग, ये लोग जब इंडिया के कल्चर को अच्छा बताने लगे और भक्ति मूवमेंट की बात करने लगे। अब होता क्या है कि मैडम ब्लवास्की और कर्नल ऑलकट ने इसकी शुरुआत की, तो इसने एक अलग ही इमेज क्रिएट कर दी। हो सकता है ये लोग कभी इंडिया आए हुए हों, देखते ही रहते हो इंडिया में अधिकतर फॉरेनर्स आते रहते हैं इन सर्च ऑफ डिवाइन विजडम। बनारस में उधर ऊपर धर्मशाला वगैरह में आते रहते हैं, वहाँ आकर के गांजा वांजा मार के पड़े रहते हैं, पूरा डिवाइन विजडम मिलता रहता है उनको। तो हो सकता है ये लोग भी आए हों, कोई डिवाइन विजडम लेकर के गए हों और इंडिया के कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हों। तो अब ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। इन्फ्लुएंस होने के बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन लोगों ने 1875 में एक भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की। इस मूवमेंट ने पहली चीज़ तो ये डाला, इंडियंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि नहीं, वी आर हैविंग समथिंग। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिन बातों के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा दबाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आपका कल्चर बेकार है, यूजलेस है, ये है वो है, तो इन चीज़ों को लेकर के एक फीलिंग डेवलप होने लगी कि नहीं भाई, हमारे अंदर भी कुछ है और हमारा कल्चर कहीं से बेकार नहीं है। एक और चीज़ ध्यान रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भक्ति मूवमेंट था, ये कंप्लीटली आइडल वर्शिप को फेवर करता था, आइडल वर्शिप को। इसने कहीं से भी आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को गलत नहीं कहा था। मतलब जो इंडिया में नॉर्मली चल रहा था उन चीज़ों को इसने फेवर करना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, बाद में जब ये वहाँ पर शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर ये काफ़ी बाद में इंडिया में आता है। इंडिया में आता सबसे पहले कहाँ पे, ये इसका एक ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था मद्रास में, मेड्रास। यहाँ तक तो ये नॉर्मल था, मेड्रास में ऑफिस इस्टेब्लिश हो गया, वो सब कुछ हो गया, वहाँ तक नॉर्मल था। इसको अचानक से सक्सेस मिलना शुरू होती है जब 1907 में, 1907 में एक आयरिश लेडी जिसका नाम था एनी बेसेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के मायने में, अभी बताता हूँ इनके बारे में कुछ।
तो 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती हैं, और जैसे ही एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती हैं, अचानक से ये मूवमेंट पैन इंडिया लेवल का बदल जाता है। क्यों पैन इंडिया लेवल का बदल जाता है, उसके पीछे कुछ रीजंस आप समझिए। पहली चीज, एनी बेसेंट एक एक्टिव कांग्रेस लीडर थी और कांग्रेस में इनकी काफी चलती थी, इस हद तक चलती थी, आप ध्यान रखना, शी बिकेम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। 1917 में फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनती हैं 1917 में कांग्रेस की। इससे रिलेटेड एक सवाल 2015 या 16 में आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लोगों के दिमाग में एनी बेसेंट घूम रहा था, बहुत लोगों ने एनी बेसेंट पे टिक लगा दिया, लेकिन वो गलत था। जरा वर्ड्स पे ध्यान रखना, यहाँ मैंने भी यूज़ किया वर्ड फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मैंने इंडियन वर्ड नहीं यूज़ किया। एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, ये आयरिश थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। इंडिया की जो पहली विमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की हुई थी, उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इंडिया की जो पहली विमेन प्रेसिडेंट बनती है। तो ये इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना, याद रखना है 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू, तो इनसे पहले एनी बेसेंट बन गई थी। तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक एक्टिव लीडर थी, ठीक है। साथ ही साथ इनके साथ और क्या प्लस पॉइंट था एनी बेसेंट के बारे में, जो आपको बेसिकली यहाँ से ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को कवर करने का मेरा इंटेंशन जो है वो ये है कि आपको एनी बेसेंट कवर हो जाना चाहिए, एनी बेसेंट के बारे में पता हो जाना चाहिए। एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया था होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग इन्होंने ज्वाइन किया था एनी बेसेंट ने 1916 में, 1916 में। असल में होम रूल लीग ये बाल गंगाधर तिलक का इनिशिएटिव था। ये साफ साफ कहता था कि हम अपने घर का राज खुद से चलाएंगे, और इन्होंने इसको ज्वाइन किया था, और इनके ज्वाइन करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था होम रूल लीग। इसके साथ साथ आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को वैसे तो मदन मोहन मालवीय ने इस्टेब्लिश किया, लेकिन उसकी फाउंडेशंस रखी थी एनी बेसेंट ने। इन्होंने पहले एक सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला था, CHS भी इसको कहते हैं, आज भी BHU में एग्जिस्ट करता ही है। सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला। सेंट्रल हिंदू स्कूल के बाद फिर इन्होंने सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी भी खोली। ये स्कूल से फिर कन्वर्ट हो गई यूनिवर्सिटी में, और बाद में यही सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल जाती है। ये कब किया था, ईयर याद रखना, ये इन्होंने किया था 1898 में, 1898 में खोला, और उसके बाद फिर यही आगे चल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बदल जाता है, BHU में बदल जाता है। इस चीज़ को कायदे से ध्यान रखना। होम रूल लीग इन्होंने ज्वाइन किया था, साथ ही साथ ये किया था। उसके अलावा आजकल आप एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते होंगे, महिला आयोग। महिला आयोग बनाने वाली भी यही थी। इन्होंने इंडियन विमेन एसोसिएशन, इंडियन वुमेन एसोसिएशन बनाया था, इंडियन वुमेन एसोसिएशन बनाया था। क्या नाम है, एनी बेसेंट ने 1917 में, जिसमें महिलाओं के हित के बारे में बात की जाती थी। महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न ना हो सके, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द विमेन एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स। दिस वाज डन, दीज थिंग्स वर टेकन केयर इन इंडियन वुमेन एसोसिएशन। तो एनी बेसेंट का ध्यान रखना, एनी बेसेंट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। अपार्ट फ्रॉम दैट she also joined home rule league in 1916. She laid down the foundations of Central Hindu School and Central Hindu University in 1898, as well as she also formed Indian Women Association in 1917.
1917, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड शी वॉज एसोसिएटेड विथ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और इन्होंने कब ज्वाइन किया था? 1907 में। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पहले जब आती है तो भक्ति मूवमेंट होता है, यूएस से लॉन्च होता है, फिर मद्रास में आता है। मद्रास में आने के बाद, एनी बेसेंट के ज्वाइन करने के बाद होता क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के छोटे छोटे ऑफिसेस थ्रू आउट द इंडिया इस्टेब्लिश किए गए, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे NWFP हो, चाहे अवध हो, इन सब जगहों पे छोटे छोटे ऑफिसेस इस्टेब्लिश किए गए। तो इस चीज़ को कायदे से याद रखना, क्लियर। इसमें मेन आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, इट वाज अ भक्ति मूवमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय मैडम ब्लवास्की एंड जेम्स ऑलकट इन 1875, बस दैट्स ऑल। मेन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एनी बेसेंट के बारे में, ये चीज मैंने साथ ही साथ इधर से कवर कर दी है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर ही। तो पहले इस चीज को लिख लेना, हेडिंग डाल लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया लिखना। स्टार्टेड इन 1875, स्टार्टेड इन 1875 by Madam Blavatsky and Colonel James Olcott in United States. In United States. Next point. Later on, they moved to India. They moved to India and established their office in Madras या in Madras, and established their office in Madras. Next point. In 1907, Annie Besant in 1907, Annie Besant joined the Theosophical Society, which made it popular throughout the India. Next point. Theosophical Society was basically a bhakti movement which promoted the idol worship. अब जरा एक साइड में हेडिंग डाल लो, एनी बेसेंट। वो इस वजह से एनी बेसेंट ने क्या क्या किया था वो लिख लो। पहला पॉइंट यही लिख लो, इन 1917 शी बिकेम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। 1917 में वो पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी। फिर उसके नीचे लिख लेना, इन 1917 शी फॉर्म्ड इंडियन विमेन एसोसिएशन। फिर उसके बाद लिख लेना, इन 1916 शी ज्वाइंड होम रूल लीग। और फिर लास्ट में लिख लेना, इन 1898 शी लेड डाउन द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। In 1898 she laid down the foundations of Central Hindu School and University. Okay, so that is all in your Theosophical Society of India. इसके बाद एक और महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें देखना है। इनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे। इनकी एक खासियत है, ये इन्होंने समाज के भले के लिए काफ़ी काम किया था और इनका एक बड़ा तगड़ा रिलेशन है
महात्मा गांधी के साथ। कैसे रिलेशन है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो ऊपर लिख लेते हैं सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, इनका महात्मा गांधी से ये रिलेशन है कि महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, इधर मैं लिख रहा हूं, एमजी रानाडे मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले के ये मेंटर थे, मतलब इनके गुरु थे एक तरीके से समझ लीजिए। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे गांधी जी के। गोपाल कृष्ण गोखले मेंटर थे गांधी जी के, और गांधी जी किसके गुरु थे? नेहरू जी के। ठीक है, अब नेहरू जी के बाद तो पता ही होगा ना, वो डायनेस्टी चली आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली महादेव गोविंद रानाडे, मतलब ये मैं बताने का बेसिक मोटो क्या था। कभी कभी तो ये पूछ भी लेता है कि गांधी जी के कौन मेंटर थे, या वो अलग चीज़ है, लेकिन बेसिकली बताने का मतलब ये है कि गांधी जी की आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक महादेव गोविंद रानाडे से इंस्पायर्ड थी। तो इस वजह से महादेव गोविंद रानाडे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, एमजी रानाडे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब रानाडे के बारे में जान लीजिए। रानाडे साहब, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी की जब आईएनसी बनी थी तो उसके एक मेंबर हुआ करते थे। साथ ही साथ इनके साथ और क्या था महादेव गोविंद रानाडे के साथ? ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर भी थे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक लर्नेड लॉयर भी थे, काफी पढ़े लिखे वकील थे, काफी बड़े वकील थे रानाडे साहब। अब प्रोफाइल तो इनका हाई प्रोफाइल था ही, काफी ज्यादा, काफी ऊंचा प्रोफाइल था। रानाडे साहब ने काम किस किस तरफ किया, किन किन चीजों के लिए काम किया? रानाडे साहब का जो बेसिक काम अगर देखा जाए तो इन्होंने किन किन चीजों पे काम किया है, तो सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया है विमेन एडुकेशन को लेकर के, महिला शिक्षा, और इसके साथ साथ इन्होंने काम किया है विडो रीमैरिज। विधवा का विवाह, पुनः विवाह, विधवाओं का दोबारा से विवाह करवाना। तो इन्होंने इस तरीके के काफी काम किए हैं। इनके बारे में लर्नेड लॉयर थे। बाद में जो रानाडे साहब थे ये जज भी बन गए थे, जज इन बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जज भी बने थे बाद में। तो रानाडे साहब ने ये सब कुछ किया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद होता क्या है, आपको याद हो एक साहब थे, इनका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो थे ये ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन 1866 में ड्यू टू डिफरेंसेस विद देवेंद्र नाथ टैगोर ये ब्रह्मो समाज से अलग हो गए थे। और इनसे अलग हो जाने के बाद इन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज बनाया था किसने? केशव चंद्र सेन ने। उसके अलग होने के कुछ साल पहले ही बना लिया था, 1863 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। प्रार्थना समाज बनाया और
इस प्रार्थना समाज ने कैसे काम किया है, बेसिकली केशव चंद्र सेन को गाइड करने वाले लोगों में दो लोग थे, उनमें से एक थे महादेव गोविंद रानाडे। दो लोगों थे, एक तो एमजी रानाडे थे और दूसरे थे रामदेव भंडारकर। रामदेव भंडारकर और रामदेव गोविंद भंडारकर पूरा नाम था। रामदेव भंडारकर और एमजी रानाडे, ये दो लोगों ने प्रार्थना समाज को गाइड किया था। तो इससे एक चीज ध्यान रखना, प्रार्थना समाज में भी किन चीजों के लिए काम किया था? इन्हीं दो चीजों के लिए काम किया था, विडो रीमैरिज और क्या कहते हैं, विमेन एडुकेशन को लेकर के। तो इतना क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बेसिक जो है इनका जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें साथ ही साथ लिखते चलो तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखना जो अभी मैंने बताया, पहले मैं उतना ही लिखवा रहा हूँ। नंबर 1, महादेव गोविंद रानाडे was the founding member of Indian National Congress, comma, he was the member of Bombay Legislative Council, and a judge in Bombay High Court. Okay, next point, second point, प्रार्थना समाज which was founded by केशव चंद्र सेन in 1863 was guided by MG Ranade and RG भंडारकर। शॉर्ट में ही लिख लो, रामदेव गोविंद भंडारकर लिखने की जगह आप आसानी से RG भंडारकर लिख लो, एंड RG भंडारकर। नेक्स्ट पॉइंट, ही एडिटेड, कौन ही? महादेव गोविंद रानाडे, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। ही एडिटेड बॉम्बे एंग्लो मराठी न्यूज़पेपर, बॉम्बे एंग्लो मराठी न्यूज़पेपर कॉल्ड इंदु प्रकाश। एंग्लो का मतलब समझते हो? एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर। ठीक है, जहां पर भी वर्ड हो रहा है मतलब थोड़ा हिंदी है थोड़ा इंग्लिश है। ठीक है, मतलब कभी अरे बंगाली बोला जाए तो पूरी तरह से बंगाली न्यूज़पेपर है, या अगर मैं बोलूं कि एंग्लो बंगाली है तो एंग्लो बंगाली का मतलब है थोड़ा इंग्लिश है थोड़ा बंगाली है, या एंग्लो हिंदी बोल दूं तो एंग्लो हिंदी का मतलब हो गया थोड़ा हिंदी है थोड़ा वो है इंग्लिश है, और एंग्लो मराठी मतलब थोड़ा इंग्लिश है थोड़ा मराठी है। तो ये होता है मिक्सचर, मतलब एंग्लो का मतलब। तो ही एडिटेड बॉम्बे एंग्लो मराठी डेली न्यूज़पेपर इंदु प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट, he was in favor of heavy industry for
फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, for economic progress, and was in support of western education, and was in support of western education along with इंडिजिनस एडुकेशन, अलॉन्ग विथ इंडिजिनस एडुकेशन। यहाँ पर एक डिफरेंस आता है जरा सा महादेव गोविंद रानाडे और गांधी जी की थॉट में। एमजी रानाडे कहते थे, असल में ये फाउंडिंग मेंबर थे आईएनसी के। तो एक चीज़ जान लेना, जितने भी फाउंडिंग मेंबर थे आईएनसी के, कांग्रेस के शुरुआती फाउंडिंग मेंबर, चाहे वो दादा भाई नौरोजी रहे हों, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले रहे हों, चाहे वो जो कोई भी रहा हो, इन सभी लोगों को बाद में मॉडरेट्स कहा गया, मतलब नरम दल के नेता कहा गया। इन लोगों का एक आइडियोलॉजी थी, ये अंग्रेजों का हिंदुस्तान में होना गलत नहीं मानते थे इन लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग फॉरेन एजुकेटेड थे, वो सारी चीज़ें थी। और ये लोग ये चाहते थे कि ठीक है ब्रिटिशर्स यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों की आइडियोलॉजी थी कि लेकिन ब्रिटिशर्स को इंडिया का डेवलपमेंट उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट किया है ब्रिटेन का। ये एक आइडियोलॉजी थी, ये एक सोच के साथ चल रहे थे। साथ ही साथ ये लोग ये मानते थे कि हम ब्रिटिशर्स से ऐसा करवा भी सकते हैं। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया वगैरह का डेवलपमेंट उसी बेसिस पे कर रखा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, इन जगहों का डेवलपमेंट उसी तरीके से किया था। तो ये लोग कहीं से ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे। तो इसी वजह से महादेव गोविंद रानाडे ये मानते थे कि इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, मतलब बड़े कारखाने लगने चाहिए, और बड़े कारखाने अगर लगेंगे तो इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी और साथ ही साथ डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ ये मानते थे कि बड़े कारखाने और ऐसी चीज़ें अगर आएंगी तो मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड होने की बात है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है इंडिया में तो जाहिर सी बात है हमें वेस्टर्न एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब था साइंटिफिक एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ ये कह रहे थे कि हमें अपने रूट से भी नहीं अलग होना है, तो हमारी जो अपनी खुद की इंडिजिनस एजुकेशन है उसको भी हमें फोकस करना होगा। वो इन दोनों का कॉम्बो की बात कर रहे थे महादेव गोविंद रानाडे। लेकिन गांधी जी जो थे, जब बाद में आए और गांधी जी ने धीरे धीरे देखा, तो गांधी जी ये बात इनिशियल स्टेज में गांधी जी भी अंग्रेजों को बिल्कुल हटाने की बात नहीं कर रहे थे। जब गांधी जी हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने सबसे पहले बात की कि भाई हमें आप जो है डोमेनियन स्टेटस दे दीजिए, हमें आप हमें आज़ादी मत दीजिए। गांधी जी भी कोई उसकी मांग नहीं कर रहे थे शुरुआती दौर पे, लेकिन फिर धीरे धीरे गांधी जी समझ गए कि ब्रिटिशर्स आर ओनली एक्सप्लॉइटिंग इंडिया। तब उन्होंने जो है स्वदेशी बनो और इन चीज़ों का नारा देना शुरू किया। और तब उसके बाद गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट आया कि आप छोटे अपने जो खुद के इंडस्ट्रीज़ हैं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाइए, और उसके बाद वो चरखा और ये सारी चीज़ें आई। तो ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आता है एमजी रानाडे और गांधी जी में, ये इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला लिखना। पॉइंट लिखने से पहले इसमें एक साइड हेडिंग डाल दो, वर्क ऑफ एमजी रानाडे इन प्रार्थना समाज। वर्क ऑफ एमजी रानाडे इन प्रार्थना समाज, क्या क्या काम इन्होंने प्रार्थना समाज के लिए किया। वर्क ऑफ एमजी रानाडे इन प्रार्थना समाज। पहला पॉइंट लिखना, नंबर 1, डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, सबसे पहली चीज डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। एमजी रानाडे ने कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से मना कर दिया था। अब देखो यहां पर गांधी जी से इनकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है। गांधी जी भी
गांधी जी क्लास सिस्टम को सपोर्ट करते थे। याद करो, मैंने अभी बताया था पिछले 2-3 क्लास पहले, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में डिफरेंसेस। गांधी जी क्लास सिस्टम को सपोर्ट करते थे लेकिन कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, मतलब ये अनटचेबिलिटी और ऐसी चीज़ों को नहीं मानते थे। तो वैसे ही महादेव गोविंद रानाडे इस कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अनटचेबिलिटी और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विमेन एडुकेशन एंड विडो रीमैरिज। ये मैंने पहले ही बता दिया है, विमेन एडुकेशन एंड विडो रीमैरिज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल की शादी की उम्र को बढ़ा देना चाहिए। असल में पहले क्या होता था इंडिया में, चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा इशू था, चाइल्ड मैरिज, और बहुत बचपन में ही बच्चों की शादियां हो जाती थी, लोगों की शादियां हो जाती थी। इस बात को लेकर के काफ़ी आवाज़ उठाई गई और इसमें सक्सेस भी मिलती है। इसको सक्सेस मिलती है, याद रखना, बाय द शारदा एक्ट। शारदा एक्ट एक आया था, इंडिया में पास हुआ था 1909 में। इस एक्ट ने क्या किया, शादी की एज 15 साल कर दी थी। पहले तो इसके नीचे भी हो जाती थी, फिर बाद में बढ़ा करके इसे और किया गया, और जब भारत आज़ाद हुआ तब तो अभी तो आपको पता है कि लड़कियों के लिए 18 है और लड़कों के लिए 21। तो इस शारदा एक्ट ने क्या किया था, 15 साल बढ़ा दिया था। तो चाहो तो इस चीज़ को वहाँ बगल में लिख लेना कि शारदा एक्ट ने 1909 में 15 साल कर दिया था। सक्सेस यहाँ पर मिली थी, लिख देना, बाय द वर्च्यू ऑफ शारदा एक्ट द एज वॉज, द मैरिंग एज वॉज रेस्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल टू 15 ईयर्स। 15 साल कर दिया गया था। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो, अब ये प्रार्थना समाज के बाद नेक्स्ट पॉइंट अगला लिखो, ये चैप्टर खत्म है। नाउ the main difference between प्रार्थना समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब आप इसी में ले लो रामकृष्ण मिशन को, थियोसॉफिकल सोसाइटी को, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, एक्सेट्रा, एंड ब्रह्मो समाज, was that ब्रह्मो समाज assailed Hinduism by forming an organization more or less outside the Hindu fold, more or less outside the Hindu fold, and was more attracted towards वेस्टर्न आइडियाज। इसका मतलब क्या है, देखो साहब, जो ब्रह्मो समाज था, मान लेते ये हिंदू कल्चर है, तो ब्रह्मो समाज इस पर बाहर से हमला कर रहा था लगातार और इंडियन ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज कर रहा था, और ये वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करता था। ब्रह्मो समाज ये कंप्लीटली इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज करता था। वहीं पर बाकी सारे जितने भी थे, चाहे वो आर्य समाज रहा हो, चाहे प्रार्थना समाज रहा हो, चाहे रामकृष्ण मिशन रहा हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी रहे हो, चाहे जितने भी थे, इसके अलावा सत्यशोधक समाज थे, इस तरीके से जितने भी समाज थे, ये सारे के सारे विद इन द कल्चर
कल्चर के अंदर ही ये रह के काम कर रहे थे, ये बाहर से कोई हमला नहीं कर रहे थे। कैसे बाहर से हमला नहीं कर रहे थे? ये जो है रिवाइवल की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे हमारा कल्चर सही है, लेकिन हमारे कल्चर में कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ सुधार की जरूरत है, बाकी सारे जितने भी थे। लेकिन ब्रह्मो समाज जो था वो सीधे इस कल्चर को खत्म करने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि भाई ये सब बकवास है, मोनोथिज्म पे जाओ, एक भगवान की पूजा करो, और सीधे सीधे वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहा था। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ये सवाल पेपर में आ भी चुका है कि डिफरेंस बाकी के सारे समाज में, बाकी के सारे मूवमेंट्स में और ब्रह्मो समाज में क्या बेसिक डिफरेंस था। तो डिफरेंस यही था कि जो ब्रह्मो समाज था वो इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहा था, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इट वाज असेलिंग द इंडियन कल्चर, whereas the rest of the organizations were talking about the revival of Indian revival and some kind of reforms in Indian culture, revival और reforms की बात कर रहे थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। Ranade was the founder of Indian Social Conference in 1887 which worked on social reforms like चाइल्ड मैरिज के लिए तो समझ में आ गया ना, शारदा एक्ट में इनको सक्सेस भी मिल गई थी। चाइल्ड मैरिज, कॉमा, विडो रीमैरिज and reducing the cost of marriage। देखो असल में मैंने आपको बताया था उस समय एक बड़ी प्रॉब्लम थी फीमेल इन्फेंटिसाइड। अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसे मार देते थे। मारने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था, कॉस्ट ऑफ मैरिज। अंग्रेज हमें लूट रहे थे, हमारे पास खाने को कुछ बच नहीं रहा था। ऊपर से हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन जो कहता है उसमें एक कॉन्सेप्ट है दहेज का, डावरी। तो अगर किसी को लड़की पैदा हो जाती थी तो अच्छा खासा एक तरीके का बर्डन उसके सर पे आ जाता था। तो लोगों ने उससे एक आसान तरीका खोज लिया, सपोज इफ अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न देन जस्ट किल हर, उसको मार दो। तो इसका जो बेसिक सॉल्यूशन था, अगर आप केवल ये कहोगे कि लड़की को मत मारो तो सवाल खड़ा होगा। उसकी जगह दूसरा ऑप्शन ये क्लियर करो कि मैरिज की कॉस्ट में कटौती करो, ये दहेज और ऐसी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है उन चीज़ों को कम करो। तो इसके लिए भी महादेव गोविंद रानाडे ने काफ़ी काम किया था, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, डेट इज इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। रानाडे वॉज ऑल्सो one of the founder of widow remarriage act। ध्यान रखना, widow remarriage act। रानाडे was also one of the founder of widow remarriage act। रानाडे का ये बहुत बड़ा योगदान है। जो विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में, उसके फाउंडर थे ये, उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो ये था आपका महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। क्लियर? अच्छा, इसके बाद फिर अगला जो आता है, जो आपको देखना है, दैट इज सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज।
सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। चलिए, सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, देखो साहब, ये ज्योतिबा फुले साहब जो है ये खुद एक लोअर क्लास से आते थे, माली एक कास्ट होती है उससे ही आते थे। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था इन 1876 1876 में। तो बेसिक इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो इसका जो एम था अगर कहा जाए तो बस एक ही था एम, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास को ऊपर पहुंचाना। और साथ ही साथ दूसरा एक और टारगेट जो था वो था सोशल सर्विस। अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास एंड सोशल सर्विस। ओके, तो पहले इतना लिख लो इनके में, सत्य शोधक समाज लिखो। फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले in 1876, founded by Jyotiba Phule in 1876 with the aim of upliftment of lower class and social service। upliftment of lower class and social service। इसके बाद एक और सोशल वर्कर हैं जिनके बारे में जान लेना चाहिए। इनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। इनको लोग एक और नाम से जानते हैं, इनको लोकहितवादी भी कहा जाता था। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, इनको लोकहितवादी भी कहा जाता था। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था परमहंस मंडली। परमहंस मंडली। परमहंस मंडली, इसका एक ऑब्जेक्टिव था, ये सिर्फ वन गॉड में बिलीव रखते थे। आप सिर्फ एक भगवान की बात कर रहे थे। तो कुछ हद तक ये ब्रह्मो समाज जैसे थे क्या? नहीं साहब, ये ब्रह्मो समाज जैसे नहीं थे। इनका ये कहना था तुम पूजा चाहे जिसकी करो, अंत में होता एक ही भगवान है और कुछ नहीं है। तो ये एक गॉड में बिलीव करते थे। और उसके अलावा परमहंस मंडली की अगर बात करो तो बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव क्या थे, किन किन चीज़ों में एम परमहंस मंडली ने काम किया, तो वही चीज़ें अब आपको रिपीट होती रहेंगी। सबसे पहले तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम किया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके अलावा विडो रीमैरिज के लिए काम किया। विडो रीमैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और विडो रीमैरिज। ठीक है, तो जरा लिख लो, चाहे हेडिंग डाल लो परमहंस मंडली, चाहे हेडिंग डाल लो गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, इनको लोकहितवादी भी कहते थे, लिख लेना। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ही ऑर्गेनाइज्ड परमहंस मंडली in 1849 in Bombay with the slogan one God, with the slogan one God। नेक्स्ट पॉइंट, परमहंस
Mandali was against the caste discrimination, was against the caste discrimination and in favor of widow remarriage, and in favor of widow remarriage. Last point, Deshmukh criticized the blind following of religious tradition and orthodox Hindu tradition. Religious tradition and orthodox Hindu tradition. Clear? Okay. So that will be all for today's lecture. From this point we are done with all the Hindu socio-religious reforms. From the next class we will be starting with Muslim reforms and Muslim movements with respect to socio-religious issue. Okay, so that will be all for today. Apart from that, again I am asking you to solve more and more test series, so that you must be in very good flow and practice, so that you can handle the examination in an efficient manner. Okay, so that will be all for today. Thank you.